गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। सिल्क रोड में हम लोग वहाँ तक कर चुके थे जहाँ पे कि घुमावदार जो राऊ की पहाड़ियों में से जो हमारे निक मेडटेन हैं वो लिखते हैं कि कैसे जो हमारे नरेटर हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए उससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ हमने पढ़ा था इस वाले पैराग्राफ में कि जो बड़े बालों वाले जो राक्षस है जो कि रात में एकदम सफ़ेद कॉलर जो थे पहने होते थे, भारी जबड़ों के साथ खतरनाक रूप से भौंकते थे, डॉग्स के बारे में कहा गया है। और हमारे जो व्हीकल्स थे उनके साथ में सीधे भागकर हमारे रास्ते में एकदम से आ जाते थे। और सेतन नाम का जो पर्सन था उसे क्या करना पड़ता था, अचानक से मोड़ काटने पड़ते थे या ब्रेक लगाने पड़ते थे। उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off। कि जो कुत्ते थे वो हमें हमारी अपनी ज़मीन यानी कि अपने एरिया से दूर भगाते हुए लगभग 100 मीटर तक शांत होने से पहले हमारा पीछा करते थे। यानी कुत्ते हमारा पीछा करते थे लगभग कितने मीटर तक, 100 मीटर तक हमारा पीछा करते थे। जहाँ तक उन्हें लगता था कि यहाँ तक ये एरिया जो है वो उनका है, वहाँ तक कुत्ते उनका पीछा करते और पीछा करते हुए लगभग 100 मीटर तक वो उनके पीछे भागते और उसके बाद शांत हो जाते थे। It was not difficult to understand why furious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs, brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet। उसके बाद आगे कहा गया है, क्या यहाँ पे कहा गया है कि जो ये समझना बहुत ही मुश्किल था। क्या समझना मुश्किल था कि खतरनाक तिब्बती जो कुत्ते थे वो चीन के साम्राज्यवादी दरबार में शिकारी कुत्तों के रूप में क्यों प्रसिद्ध बन गए थे, जिनको तिब्बत से ये सिल्क रोड से यानी कि जो मखमली रास्ते से योगदान के रूप में लाया जाता था। नेक्स्ट है कि ये कहता है कि समझ में नहीं आता इस चीज़ का कि आखिर चीन के साम्राज्यवादी दरबार में ये शिकारी कुत्ते जो थे वो इतने फेमस क्यों थे। नेक्स्ट है, बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजॉन। अब तक क्षितिज में इकट्ठे होते हुए बर्फ से ढके पहाड़ों को देख सकते थे हम लोग। एंड वी एंटर्ड ए वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लॉक्ड विद आइस, ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन। और उसके बाद हमने एक घाटी में प्रवेश किया जहाँ नदी चौड़ी थी और लगभग बर्फ़ से ढकी हुई थी, जो एकदम सफ़ेद और धूप में चमक रही थी। नेक्स्ट, द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक ट्विस्टिंग विद meanders as we gradually gain height and the valley sides closed in। और उसके बाद क्या हुआ कि जो रास्ता नदी के तट से बिल्कुल सटा हुआ था और नदी पूरे घुमावों के साथ साथ, और जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ने लगे घाटी की जो शाखाएं थीं वो आपस में एक दूसरे के पास आने लगी, यानी कि घाटियां जो है वो संकुचित होने लगी थी। नेक्स्ट, द टर्न्स बिकम शार्पर एंड द राइड बम्पियर, टेस्टर नाउ इन द थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब। और उसके बाद क्या हुआ कि मोड़ और भी ज़्यादा तीखे होने लगे, यानी कि एकदम खड़े मोड़ आने लगे और सवारी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हिचकोले खाने वाली हो गई। और जैसे ही हम ऊंचाई पर जा रहे थे तभी सेतन जो था गाड़ी तीसरे गियर में चला रहा था। नेक्स्ट, द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर लेबरिंग थ्रू स्टिपर स्लॉप्स that beneath the rocks hunks of snow clung on in and near permanent shade। उसके बाद क्या हुआ कि रास्ता जो था वो बर्फीली नदी से हटकर बड़ी कठिनाई से खड़ी ढलानों में चढ़ रहा था, जहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानों पर चमकीली नारंगी काई पुती हुई थी, यानी कि चमकीली नारंगी जो काई थी वो वहाँ पर उन ढलानों पे लगी हुई थी। नेक्स्ट है, beneath the rocks hunks of snow clung on in the near held my nose,
clung on my near permanent shade. I felt the pressure building up in my ears, held my nose, snorted and cleared them. और उसके बाद चट्टानों के नीचे बर्फ़ के जो टुकड़े थे, यानी कि बर्फ़ की जो ढेले थे, लगभग हमेशा रहने वाली छाया में लटके रहते थे। और मैंने अपने कानों में बढ़ता हुआ दबाव महसूस किया, अपनी नाक पकड़ी और एकदम से घर्राटा किया, मीन्स अपनी नाक को साफ किया मैंने। नेक्स्ट है कि वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड सेतन स्टॉप्ड। और उसके बाद हमने जो है काफ़ी दोनों ने क्या किया कि उसने अपना दरवाज़ा खोला, किसने, सेतन ने। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि क्या होने जा रहा है। नेक्स्ट, jumped out of his seat. He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. Snow, said Daniel, as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. और उसने फटाफट से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, डैनियल ने, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने फटाफट से कहा, वो एकदम से बाहर कूद जाता है और डैनियल एकदम से बोलता है बर्फ़। जब वह भी क्या गाड़ी से बाहर चला गया और उसने ऐसा करने से ठंडी हवा का झोंका जो था वो गाड़ी के एकदम से अंदर आ गया। मीन्स क्या कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है, मोड़ जो थे, अब जैसे वो सिल्क रोड पर चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे नीचे मोड़ वहाँ पे दिखाई देते। जो सेतन था गाड़ी तीसरे गियर में चला रहा था। रास्ता बर्फीली नदी से हटकर अब बड़ी कठिनाई वाली ढालों की तरफ बढ़ गया था। चट्टानों पे चमकीली नारंगी काई जो थी वो लगी हुई थी। चट्टानों के नीचे बर्फ़ के ढेले जो थे वो लगभग हमेशा रहने वाली छाया की तरह से लटके रहते थे। उसके बाद लगातार कानों पर दबाव जो था वो महसूस होने लगा। उसके बाद जो सेतन ने एकदम से दरवाज़ा खोला, वो बाहर की तरफ कूदा और डैनियल ने देखा कि उसने क्या बोला, एकदम से बर्फ़ उसने बोला। और वो कहता है मैं इससे कुछ पहले समझ पाता तो सारी बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर की तरफ आ गई होती है उस समय तक। A swath of white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail reappeared. हमारे सामने पगडंडी पर सफ़ेद एकदम चादर जो थी बर्फ़ की वो बिछी हुई थी, जो लगभग 15 मीटर फैली हुई थी। इससे पहले कि ये ख़त्म हो, रास्ता फिर से नज़र आ गया। नेक्स्ट, the snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank on the upslope side. और उसके बाद क्या हुआ कि बर्फ़ खड़ी ढलान की तरफ खड़े किनारों को सहलाती हुई हमारे दोनों तरफ जारी रही, यानी कि कंटिन्यू रही। The snow continued abrupt upward side. The bank was too steep for our vehicle to scale, so there was no way round the snow patch. और किनारा इतना खड़ा था कि हमारी गाड़ी उस पर जो थी वो नहीं चल सकती थी, इसलिए बर्फ़ से ढके इस रास्ते से घूमकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। यानी कि इस रास्ते पे अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया था कि हम यहाँ से घूम के जाएं, क्योंकि इतना सीधा खड़ा मोड़ वहाँ पे था कि उस पर सीधा जाना संभव नहीं था। नेक्स्ट, I joined Daniel as Satan stepped onto encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. और मैं डैनियल के पास चला गया, जबकि सेतन जो था वो कड़ी ऊपरी परत वाली बर्फ़ पर चलने लगा था और आगे की ओर खिसकने और फिसलने लगा था, और समय समय पर पाँव मार मार कर देखता था कि बर्फ़ कितनी कठोर है। नेक्स्ट, आई लुक्ड एट माई wrist वॉच। मैंने अपनी जो कलाई घड़ी थी उसकी तरफ देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल। तो मैंने क्या देखा कि वो जो वॉच थी सिंपल वॉच नहीं थी, उसमें जो था डिस्टेंस वगैरह वहाँ पे डिजिटल वॉच हम उसको कह सकते हैं, तो उसमें बताया गया था कि हम समुद्र से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे।
अब इस वाले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि हम लगातार जो बर्फ़ के ऊपर चल रहे थे, बर्फ़ की लगभग 15 मीटर जो फैली हुई चट्टान जो परत वहाँ पे दिखाई दे रही थी। उसके बाद थोड़ा रास्ता हमें नज़र आया और बर्फ़ हमारे दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ जारी रही, इसलिए बर्फ़ से ढके मतलब हमारे पास एकदम से ऊंचाई जो वाला जो स्लॉट है वो आता है, रास्ता है वो दिखाई देता है ऊंचाई वाला। उसके बाद मैंने क्या सोचा कि भाई हो सकता है कि हमें इसके घूमकर ही जाना पड़े, क्योंकि इस रास्ते पे खड़ाई वाले जो चढ़ाई वाला जो रास्ता था उस पर सीधा नहीं जाया जा सकता था। इसलिए सेतन जो था, डेनियल और सेतन जो थे वो पैदल चलने लगे और कहीं कहीं पर वो सेतन जो था वो पैर मार कर देखता था कि बर्फ़ जो है वो कठोर है भी या नहीं। और मैंने तभी अपनी कलाई घड़ी को देखा और मैंने पाया कि हम लगभग समुद्र से 5210 मीटर ऊंचाई पर हैं। नेक्स्ट, द स्नो डिड नॉट लुक deep to me, but the danger was not its depth, Daniel said, so much as its icy top layer. और उसके बाद मुझे बर्फ़ बहुत गहरी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन डैनियल ने कहा कि इतना खतरा उसकी गहराई से नहीं था जितना उसकी ऊपर की बर्फ़ की परत से था। मतलब वो गहरी कितनी है ये मैटर नहीं करता था, बल्कि मैटर क्या करता था कि उसके ऊपर की जो परत है वो कितनी कठोर है या नहीं, ये बात उसने सुझाव दिया। नेक्स्ट, he suggested, as we saw Satan grab handfuls of the dirt and fling them across the frozen surface. और उसके बाद उसने सुझाव दिया, जो हमने सेतन को मुट्ठी भर धूल पकड़ते हुए और इसको जमी हुई सतह पर फेंकते हुए देखा। तो उसके बाद क्या हुआ कि डैनियल said, if a slip of the car could turn over, he suggested. We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Satan Lord. और उसके बाद हम दोनों ने सहायता की जब बर्फ़ पर मिट्टी फैला दी गई और मैं और डैनियल सेतन का भार कम करने के लिए क्या किया कि हम गाड़ी से बाहर खड़े रहे। नेक्स्ट, he backed up and drove towards the dirty snow, eased the car on to its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. उसके बाद वो वापस आया, फिर कार को धूल भरी बर्फ़ की ओर ले गया, कार को बर्फ़ की सतह पर आराम से खड़ा किया और धीरे धीरे पूरा फासला बिना कठिनाई जो है बिना किसी कठिनाई का सामना किए हुए पूरा रास्ता आराम से पार कर लिया गया। नेक्स्ट, 10 minutes later we stopped at another blockage. 10 मिनट के बाद हम एक और जो रुकावट थी उससे हम एक और बाधा पर हम लोग रुक गए। Not good, sir, Satan announced as he jumped out again to survey the scene. अच्छा नहीं है, सेतन ने कहा जब वो बाहर के दृश्य का जो निरीक्षण करने के लिए एक बार बाहर उसने फिर से छलांग लगाई और वहाँ का सर्वे करते हुए उसने कहा, सीन को देखते हुए उसने कहा कि ये अच्छा नहीं है। This time he decided to try and drive round the snow. इस बार उसने बर्फ से घूमकर कार चलाने का निर्णय लिया। The slope was steep and studded with major rocks. और उसके बाद क्या हुआ कि The slope was steep, ढलान खड़ी थी और उस पर बड़ी बड़ी चट्टानें जो थी वो जड़ी हुई थी। But somehow Satan negated them, his four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next. और लेकिन सेतन ने किसी न किसी तरह गाड़ी को उनसे बचा लिया और उसकी 4 पहिए वाली जो गाड़ी थी जो लगातार हिचकोले खाती हुई एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम तक, एक रुकावट से दूसरे रुकावट तक लगातार आगे चलती रही। नेक्स्ट, in so doing he cut one of the hairpin bands
regaining the trail further up where the snow had not drifted. और उसके बाद ऐसा करते हुए लगातार वो एक पगडंडी को फिर से पकड़ने के लिए एक खड़ा मोड़ उसने काटा जहाँ पर बर्फ़ इकट्ठी नहीं हो रखी थी. I checked my watch again and as we continued to climb in the bright sunshine. और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं उजली धूप में चढ़ते जा रहे थे हम लोग, तभी क्या हुआ कि मैंने अपनी जो घड़ी है उसको एक बार फिर से चेक किया और मैंने क्या पाया कि वी क्रैप्ड पास्ट 5400 मीटर्स एंड माई हैड बिगिन टू थ्रॉब हॉरिबली. और हमने रेंग कर मतलब धीरे धीरे चल के 5400 मीटर पार किया और मेरा सिर अब भयंकर रूप से भड़कना शुरू हो गया था. I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. मैंने अपनी पानी की बोतल से गल्फ्स मतलब होता है गट गट करके पानी पीना, तो मैंने गट गट करके अपनी बोतल से पानी पिया, जिसको माना जाता है कि तेज चढ़ने में जो है वो हमारी सहायता पानी करता है. अगर ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं तो उस टाइम पे ये हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट, we finally reached the top of the pass at 5515 meters. और अतः हम अंत में दर्रे के एक चोटी पर जो लगभग कितना 5515 मीटर थी उस तक हम पहुंच गए. It was marked by a large cairn of rocks festooned with white silk scarves and raised prayer flags. कि उसे सफ़ेद मखमल और झालरदार प्रार्थना ध्वजों से एकदम से सजाया गया था, पत्थरों के स्तूप से चिन्हित किया गया था. मीन्स आगे क्या है, वी ऑल टुक ए टर्न राउंड द केयर इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इज द ट्रेडिशन एंड द सेतन चेक्ड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल्स. जैसा उनकी परंपरा के अकॉर्डिंग किया जाता था, घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में हम सब ने स्तूप का चक्कर लगाया और सेतन ने उसके वाहन के टायर चेक किए. नेक्स्ट, he stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top which emitted a loud hiss. और वह पेट्रोल टंक के पास रुका और ढक्कन का पेच थोड़ा सा खोल दिया जिससे कि हिज की आवाज़ एकदम से आई. The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. और अब क्या था कि कम प्रेशर होने के कारण, वायुदाब कम होने के कारण ईंधन को फैलने दे रहा था वो, इसलिए उसने थोड़ा वहाँ पे जो आगे वाला पार्ट था पेट्रोल पंप वाला, वो उसने पेट्रोल वाला जो पार्ट था उसको ओपन किया ताकि थोड़ा सा प्रेशर वहाँ से कम हो जाए. इट साउंडेड डेंजरस टू मी, मे बी सर, सेतन लाफ्ड बट नॉट स्मोकिंग. और सेतन ने कहा कि ये मुझे ख़तरनाक लगा, हो सकता है श्रीमान. सेतन हंसा, लेकिन धूम्रपान यहाँ पे ना करें. क्यों? क्योंकि इसे आग लगने का जो खतरा था वो बढ़ सकता था. माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैरिड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास. जैसे ही हम दर्रे के दूसरी ओर उतरे, मेरा सिर दर्द जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया. और इट वॉज 2 o'clock by the time we stopped for lunch. और जब तक हम लोग दोपहर के खाने के लिए रुके तब तक 2 बज चुके थे. We ate hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake. हमने कपड़े के तंबू में गर्म नूडल्स खाए जो कि सूखी नमक झील के किनारे जो था वर्क कैंप के लिए बनाया गया था. नेक्स्ट, the plateau is pock-marked with the salt flats and brackish lakes, vestige of the Titan oceans which bordered Tibet from before the great continental collision that lifted it skyward. पठार पर नमक व जमी हुई झीलों के जो निशान थे वो दिखाई देते थे. टेथिस सागर के टुकड़े जो महाद्वीप की भिड़न से पहले तिब्बत के किनारे पर था, टेथिस सागर जो था वो टकराव ने पठार को आकाश की तरफ उठा दिया था, यानी कि ऊंचा हो गया था. अब ये जो प्लेट्यू था ये
This one was a hive of activity men with pickaxe and shawls trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted boots. और ये जो सब वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी, भेड़ की खाल के कोट पहने गेंतियों व फावड़ों उठाए आदमी इधर उधर वहाँ पर जा रहे थे और जूतों पर नमक की परत जो थी वो जमी हुई थी. नेक्स्ट, all wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. सभी धूप के चश्मे पहने हुए थे क्योंकि नीले ट्रकों की कतार अंधा बना देने वाली झील जो नमक के ढेरों से भरी हुई थी उनसे निकलकर आती थी. तो वहाँ पे रोशनी जो थी वो इतनी ज़्यादा थी, जो नीले ट्रक हैं वो निकल रहे थे एकदम सफ़ेद रोशनी के अंदर से, सफ़ेद नमक की झील से के पास से, तो इसलिए आंखों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता था. इसलिए सभी ने जो चश्मे थे वो धूप वाले यानी कि सनग्लासेस जो थे वो पहने हुए थे. बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच्ड द small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. देर दोपहर तक हम छोटे से होर कस्बे में पहुंच गए थे और वापस मुख्य पूर्व पश्चिम सड़क पर जो हाईवे पुराने लहासा से कश्मीर व्यापार मार्ग पर था, तो हम वहां पर पहुंच गए. Next, Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck or so. Satan and I bade him farewell outside a tire repair shop. और डेनियल जो लहासा से लौट रहा था उसे एक ट्रक में सवारी मिल गई, इसलिए सेतन और मैं उसे टायर जो रिपेयरिंग की शॉप थी उसके बाहर हमने उसको गुड बाय बोला. नेक्स्ट, वी हैड सफर्ड 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Satan was eager to have fixed since they left him with no spares. नमक की झील के नीचे गाड़ी ले जाते समय हमने एक के बाद एक 2 पंचर को सहा और सेतन इनको ठीक करवाने के लिए उत्सुक था क्योंकि उसके पास फालतू टायर अब नहीं बचा था. इसके अलावा दूसरा टायर जिसको वह बदल चुका था इतना चिकना हो गया था कि जैसे नरेटर कहता है कि जैसे मेरा गंजा सिर. नेक्स्ट, Hor was a grim, miserable place. There was no vegetation whatsoever, just dust and rocks, library scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. होर एक गंभीर और दुखदायक जगह थी. जगह का नाम है होर और वहाँ वनस्पति नहीं थी, केवल धूल और चट्टानें थी जो सालों से इकट्ठे हुए कूड़े करकट से भरी हुई थी. और दुर्भाग्य की बात थी क्योंकि ये जो कस्बा था होर नाम का, ये कस्बा मानसरोवर झील के किनारे पर बसा हुआ था. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. इससे आगे का जो हमारा चैप्टर रहता है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जहाँ तक करवाया गया है. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.